प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, ये वीकेंड सियासी लिहाज से बड़ा बिजी रहा, बड़ी हलचल रही इसमें शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है एक एहतजाज का सिलसिला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात, वो सब कुछ होता रहा जुम्मे से लेकर और अब तक। लेकिन उस पर इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने एक जुमला इस इशू पर कहा। उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन लें, कोई एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे मातहत होती नैब तो शायद अब तक 50 गिरफ्तारियां हो चुकी होती। तो आपको क्या इरादे लग रहे हैं इस हुकूमत के? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है उस पर काफ़ी रिएक्शन हुआ है, सिर्फ PMLN में नहीं बल्कि मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में, चाहे वो PPP हो या और सियासी जमातें भी हों जो छोटी मोटी हैं, या और लोगों में भी, मीडिया में भी खासी लहदे हुई है। तो ये कह देना खान साहब का कि जो लोग इसकी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं वो सब के सब नामजदा होना चाहिए उनको, या बेईमान है, उनको अपना अशर नज़र आ रहा है। ये मेरे ख्याल से मुनासिब ज़बान नहीं है जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया। करप्शन यूनियन उन्होंने कहा शायद कि करप्शन यूनियन 50 लोग होने चाहिए। करप्शन यूनियन ये मेरा ख्याल है कि इसके बारे में मैं मज़ीद भी अर्ज़ करता हूँ। फिर ये कि जी ये जो 50 लोगों को अंदर होना चाहिए, एक किस्म की ये एक मलफूफ धमकी है जो कि ऐन लोग ये ज़िमनी इंतखाबात से पहले दी गई है। ये सारी कोशिश जो है ये एक डेस्परेशन की निशानी लगती है मुझे कि जो खान साहब हैं उनका या तो फोकस ख़राब है या वो फोकस करना नहीं चाहता जो मुल्क के असल मसाइल हैं। 150 गुना आपने गैस की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल के वो बिजली की कीमत बढ़ाई जा रहे हैं आप, ख़जाना खाली है, स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल क्रैश कर गया। आज आप अगर पता करें तो उसको 500 अरब का नुकसान हो चुका है अब तक। तो ये अगर बातें लें और आप साथ ये कहते रहें कि जी ये बस सारी करप्शन से ही पैसे आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बजाय उनको कुछ बैठ के ये सोचना चाहिए कि हुकूमत जो है ये चलाने के लिए मामलात जो हैं उनको उनके ऊपर कोई ग्रिप होनी चाहिए, और लोगों को नज़र आना चाहिए कि हुकूमत जो है वाकई मसाइल का हल करने की तरफ जा रही है। अब ना करते IMF की बातें भी सुनो। जी, वही मैं अर्ज कर रहा था निज़ामी साहब कि आपने गैस और बिजली वाले हैं उसके लिए तैयार करें। आपने गैस और बिजली की कीमतों के बढ़ने का जिक्र किया, वो तो मेरा ख्याल है IMF की शराइत में से एक है, क्योंकि अब इशारा दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि IMF में जाना पड़ेगा। तो IMF में जाएंगे तो फिर गैस और बिजली की कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे कि माजी में भी हुआ था। तो ये तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की मजबूरी है शायद, क्योंकि खजाना खाली है, IMF में जाना है। या ठीक, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आपको याद है मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि ये आपने ये तारीफ़ की थी कि ये उन्होंने पब्लिक प्रेशर के तहत किया है, जो गैस की कीमतें जो हैं वो रोकी हैं। फिर मैंने कहा नहीं, ये IMF की वजह से इनको करनी पड़ी ज़्यादा। वो ठीक है बात, लेकिन आप देखें ना जो आम आदमी है वो जिसका बजट जो है अपसेट हो जाता है, वो ना IMF या वर्ल्ड बैंक से गर्ज है, ना वो ये बातें कि जी वो पिछली हुकूमत जो है सारा कुछ लूट के ले गई और उसकी कोताहियाँ। अगर ये बातें ठीक है, मैं को गलत नहीं कह रहा, इन पे बहस हो सकती है कि इनमें कितना सच है और कितनी झूठ की हमेशा एक अलग बहस है। लेकिन सवाल ये है कि जो आम आदमी का जो बंदा मज़दूर के जो औकात तल्ख होंगे उसको उस पर उसके ज़ख्मों में फार रखना भी तो मौजूदा हुकूमत का काम है ना। आप अगर बिल्कुल ही ये मामलात करते जाएंगे। दूसरे ये है कि इन मामलात में आपको पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये लड़ाई बढ़ाई से उनकी जितनी मेजॉरिटी है ये मामलात जो हैं ये आगे नहीं चल सकते। और जहाँ तक ये शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का तल्लक है, इस मामले में भी उनको ये ठीक है कि जी ये बात अजीब बात है कि जी NRO नहीं, कोई NRO को मांग रहा है उनसे। कौन से NRO की बात कर रही, किसके दरमियान NRO होगा? ये एक NRO भी एक किस्म का तकिया कलाम बन गया हमारे हुक्मरानों का। कभी कोई कहता है कौन NRO हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। भाई आप ठोस शवायद लेके आए सामने कि जी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ये चार्जेस हैं, मतलब है कि ये मीडिया ट्रायल है, ये रवायत जो है ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा निज़ामी साहब, लेकिन एक चलें हम ये कह लेते हैं कि तमाम अपोजिशन को, हुकूमत को, जो अपोजिशन के लोग हैं या PMLN के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के, उनको एतराज़ हुआ है इस गिरफ्तारी पर। लेकिन आपके ख्याल में फिर सही तरीक़ाकार क्या होना चाहिए कि अगर आशियाना हाउसिंग के कंपनी में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, एक कंपनी से ठेका मंसूख करके दूसरी को दे दिया गया है जो कि पैरागॉन की एक प्रॉक्सी कंपनी है, कासा इंडस्ट्रीज़,
अब अगर कंस्ट्रक्शन अगर उसको दे दिया गया ठेका और रेगुलेटरीज नज़र आ रही हैं इसमें और ग्राउंड पर अभी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तारी के लिए क्या कोई ख़ास मैकेनिज्म तय करना चाहिए या इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए कि जी ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर पकड़ेंगे? एक मिनट आपने बड़ी ही दो बातें कर दी ऊपर तले। सबसे पहले तो मैं इसके हक़ में हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब को अकाउंटेबल होना चाहिए अपनी डीड्स या मिसडीड्स के लिए, अलेज्ड मिसडीड्स के लिए, लेकिन उनके जब वो तावन कर रहे हैं, जब वो नैब की हाज़िरियाँ भुगत रहे हैं, उनको ये कह के साफ पानी में बुला के उनको पकड़ के अंदर कर देना इस केस में, मेरे ख़्याल से इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस मुल्क में खामखा एक नई हंगामा खेजी शुरू हुई है, इससे शायद PMLN को सियासी तौर पर नुकसान की बजाय फ़ायदा ही पहुँचे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो सेमी रिटायरमेंट या रिटायरमेंट बैठे हुए थे वो मैदान में आ गए हैं। अगर वो नहीं होंगे तो उनकी बेटी आ जाएंगी, नहीं तो कोई और आ जाएगा। ये जो बातें ना, ये इससे इंतकामी कार्रवाइयों की बू आती है। चले अच्छा, अब ज़रा नवाज शरीफ साहब के रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने खुद ही उसका जिक्र भी कर दिया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं या उन्हें एक्टिव होना पड़ा है इन हालात में, तो आप उनका रोल क्या देख रहे हैं? ख़ासतौर पर ज़मीनी इंतखाबात में एक जलसा भी बड़ा लाहौर में होने जा रहा है, गालिबन 12 तारीख को है, तो आप क्या नवाज शरीफ साहब का सियासी ख़ासतौर पर इलेक्शन में क्या रोल देखते हैं और उनका अंदाज़ आपके ख्याल में क्या होगा? बयानिया जिसे हम क्या कहा करते थे वो क्या होगा अब? देखिए जी, बयाने की बात तो आपने की बड़ी अच्छी की, बड़ा फैशनेबल लफ्ज़ हुआ बन गया हुआ बयानिया, क्योंकि दो बयानिया चल रहे थे, एक मियाँ नवाज शरीफ का, एक लोग कहते थे शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया तो पिट गया। वो बयानिया ये था कि यार मुसालत करो, मुक़्तदर इदारों को साथ लेकर चलो, उनको अटैक ना करो। वो शहबाज शरीफ जो हैं अपने बड़े भाई की लाइन से ओपनली इख्तलाफ करते थे। मियाँ नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, वो कहते थे आराम से मोटरवे पे घर जाएं। ये कहते थे नहीं जी हम तो जलसा जुलूस करते जाएंगे। ये लाइन जो थी, ये चौधरी निसार अली भी इसके मुखालिफ थे, लेकिन दूसरी तरफ जो उकाब थे उसमें बाज़ हमारे सहाफ़ी भी शामिल थे, कहते जी मियाँ साहब पै जाओ। उसका तो फ़ायदा नहीं हुआ मियाँ साहब को कोई। अगर लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ख्याल था कि उनकी जो ये लाइन है मियाना रवि की और एक बैक चैनल की, बिल आखिर वो शायद एक काबिल क्या कहना चाहिए कबूल शक्ल हो गए इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो वो इसलिए नहीं हो सका कि उसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़नी थी शहबाज शरीफ साहब को। वो ये है कि एक क्लियर ब्रेक करें अपने बड़े भाई से। वो इससे कम पे तो सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन ये जिस दिन करते थे उनकी अपनी सियासत ख़त्म हो जाती। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ अब जब आएंगे बाहर, तो मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद कि उनका लबो लहजा जो है पहले के मुकाबले में वो उस तरह वो यानी अभी तो खैर वो एक सोग में होने की वजह पे से उन्होंने कोई बयान ही नहीं दिया, बल्कि अवॉइड किया है इस मामले में भी सियासी बयान देना। लेकिन अब वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के ऊपर फ्रंट फुट पर अटैक करेंगे, शायद उस तरह जिस तरह पहले वो इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करते थे। मेरी राय है कि शायद उस तरह उस बारे में वो मज़ीद या मुसलसल एहतियात बरतेंगे। आपके ख्याल में इस सारी सूरत हाल का ज़िमनी इंतखाबात पर कोई असर पड़ेगा, मुस्बत या मनफी? यानी PMLN के हवाले से मुस्बत या मनफी? देखें, एक जो माजी में होता रहा ना, कम से कम आम इंतखाबात के हवाले से तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वोटर्स को तासर हो कि इस हुकूमत को इक़्तिदार में नहीं आने देना, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बड़ी डिमोरलाइज थी जब वो वापस आई हैं 86 में, और पार्टी वाले भी बड़े थे कि जी जब तक ज़िया-उल हक़ है बेनज़ीर जो है वो इक़्तिदार में नहीं आ सकती। फिर वो नक्शा ज़िया-उल हक़ के मंजर आम से हटने के बाद तब्दील हो गया। आज भी इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो ये कह रहा है कि जी हमने नहीं आने देना इनको, चाहे बाई इलेक्शन और नो बाई इलेक्शन। लेकिन हालात बहुत बदल चुके हुए हैं। फेयर फ्री इलेक्शन कमीशन बड़ा फ़ाल है। फ़ौज जो है वो कम से कम ऐसे मामलात में कोई बराह रास्त उनका कोई अमल दखल नहीं है। ये एक अभी हम नवाज शरीफ साहब के बयानिया की बात कर रहे थे निज़ामी साहब, एक अभी कुछ दिन पहले एक और बयानिया आया था और राना मशहूद का बयानिया था, तो राना मशहूद का बयानिया किधर गया? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये राना मशहूद जो हैं इन्होंने बेड़ा गर्क किया है PMLN का।
घर का बेदी लंका डाया। अगर कहीं उनके हवालों में ये खुसफुस हो रही थी कि यार ये बाई इलेक्शन में हम कुछ सीटें ले लेंगे, कुछ मियाँ शहबाज शरीफ का मामला सीधा हो गया वहाँ GHQ में, इसका मतलब है कि उनकी मदद से वो शायद यहाँ अपनी हुकूमत बनवा सकेंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि उसको तश्तज़बाम करके उन्होंने उस सारे मामले को, अगर कोई उसके पीछे कोई स्कीम ऑफ थिंग थी तो उसको सैबोटाज कर दिया। और वो बयानियाँ जो है बिल्कुल ही उसको, उसके अगर उसमें कोई सदाकत थी तो उसको उल्ट साबित कर दिया गया। सही है। अच्छा, अब निज़ामी साहब ये अब इस चलें इसको थोड़ा सा इस वाली सिचुएशन को वाइंड अप करते हुए, आपके ख्याल में जो भी कुछ हो रहा है, अब कहा जाता है कि इमरान खान साहब की तैयारी नहीं थी गवर्नमेंट में आने के लिए और कोई उनके पास हिकमत अमली नहीं थी। आपके ख्याल में एक हिकमत अमली तो दिखाई देती है हुकूमत की कि उन्होंने किस तरह से ऑपोजिशन को डील करना है या किस तरह से उनको लेकर चलना है, या कोई हिकमत अमली नहीं थी? यानी एक जो कुछ हो रहा है ख़ास एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है, एक ख़ास हिकमत अमली और पेपर वर्क के तहत हो रहा है, या बस ऐसे ही हो रहा है? देखिए, कुछ नाकदीन का ख्याल ये है कि वो अभी तक ऑपोजिशन मोड में है, और जिस तरह कल वाली भी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक ऑपोजिशन लीडर की जलसे में ख़िताब को कह सकते हैं आप। अब ये कहना कि तुम कंटेनर पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हें कंटेनर दे दूंगा, ये एक वज़ीर आज़म के शान शान नहीं है बातें करना। एक तो ये है। दूसरे हुआ ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कम से कम मेरा ख्याल था, मैं आपको बताता हूँ अपनी फ्रैंकली बात, कि असद उमर साहब एक बड़े, अगरचे आपको मालूम है कि हम उनके बारे में प्रोग्राम कर चुके हुए हैं, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद थी कि कोई इलेक्शन से भी कई माह पहले वो यानी कि प्रिजम्पटिव फाइनेंस मिनिस्टर थे। हमारा ख्याल था कि बड़ी टेक्नोक्रेट का टाइप की गवर्नमेंट होगी, जहांगीर तरीन साहब इनको बड़े काबिल और टेक्नोक्रेटिक आदमी वो हैं, असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी एक तजर्बाकार आदमी हैं, घाक सियासतदान भी हैं, तो इन्होंने अपने अपने शोबों में कोई वर्किंग पेपर बनाए होंगे, कुछ किया होगा। लेकिन जब ये हुकूमत में आए, आप देखें ना, 100 दिन में से तकरीबन 50 दिन तो हो चुके हुए हैं, ज़्यादा हो गए। वो टास्क फोर्सें बन रही हैं और उस किस्म के गिमिकरी टाइप की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऐसे लगता है जहाँ तक हज़रत उमर साहब का तल्लुक़ है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, कोई प्लान नहीं है उनका, कोई मंसूबा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं, ये तक पता नहीं कि भी आप, अच्छा फिर ये देखें कि जी हमें सऊदी अरेबिया जाएंगे, वहाँ से पैसे मिल जाएंगे, चीन से पैसे मिल जाएंगे। वो भाई अब उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि यार हम तो कहते रहे कि हम कशकोल तोड़ देंगे, अब कशकोल अब उनकी ये हिकमत अमली है कि साबका हुकूमत को कहेंगे सारे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसकी जो माँ है या उसकी जड़ जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, वो लूट लिया, ख़जाना खाली कर दिया। भाई अब आप यू आर इन दी सेटल, आपको डिलीवर करके देना है। उस मामले में कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। इसी तरह आप अगर फॉरेन मिनिस्ट्री को देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ इतने दिन लगा के आए, अमरीकी सदर से हाथ मिलाया तो कह दिया जी पॉलिसी रीसेट हो गई है। उससे पहले टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुई थी माइक वम्पे की, मियाँ नवाज शरीफ व इमरान खान साहब को, उसको गलत तौर पर इंटरप्रेट किया। मतलब कोई तो चीज़ हो ना जो पता लगे कि कोई सॉलिड काम हुआ है पिछले 50 या 55 दिनों में, तो मुझे बता दें आप। ठीक है, चलें सर, एक मुख्तसर ब्रेक ले लें ज़रा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक और सुप्रीम कोर्ट में DPO तबादला केस जो है उस पर भी उसको केस को निपटा दिया गया है, मुआफ़ी कबूल कर ली गई है। कुछ उस पर बात करते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $7.1 अरब जो है फराहम करने का ऐलान कर दिया है, तो ये एक पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबर है। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, 2-3 चीज़ें हैं अब प्रोग्राम के इस हिस्से में, ख़ास तौर पर एक तो आज केस लगा हुआ था DPO तबादला केस, जिसमें वज़ीर आला साबिक़ IG पंजाब जो कि अब IG सिंध हैं, उनकी और गुज्जर साहब जो हैं उनकी मुआफ़ी जो है वो कबूल कर ली गई है और केस निपटा दिया है। और साथ ही साथ तंबीह भी किया है कि आपको अदालत के अहकामात का पाबंद रहकर वज़ीर आला रहना होगा और इस रविश को जो कि हुई है माजी में, इसको तर्क करना होगा। तो ये केस तो ख़त्म हो गया,
ज़ाहिर है सज़ा किसी को नहीं हुई, लेकिन कुछ चीज़ें अपने छोड़ गया, कुछ पैटर्न सेट कर हो सकेंगे हुकूमत के लिए, कुछ राह मुतय्यन हो सकेगी आपके ख्याल में इसकी रोशनी में? देखिए, देर आया दुरुस्त आया। मेरे ख्याल वज़ीर आला पंजाब भी अभी नए नए थे जब ये वाक़या हुआ है, और सुबह जो आज रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने पहले दिए वो बड़े सख्त थे, और वो तो आर्टिकल 61, 62 की भी बातें कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हम आपको सिखाएंगे, और ये क्या नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान है। तो चलें, बहरहाल उन्होंने वापस लेके अपने जो पहले वाले तहरीरी बयान था माफ़ी मांग ली, तो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन यकीनन ये मौजूदा हुकूमत नहीं, सब माजी की हुकूमतों में भी और आने वाले में जो एक किस्म का ना क्रोनिज़म, यानी ये ख़त्म होना चाहिए कि मतलब वो गुज्जर साहब जो हैं वो मीटिंग में बैठ रहे हैं ऑफिशियली। एक गलत रवायत थी, और बड़ा अच्छा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का सख्त नोटिस लिया। दूसरे, ये तो खान साहब के एजेंडे के ऐन मुताबिक था कि पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज ना हो। तो पुलिस किस तरह पोलिटिसाइज ना हो, जबकि आप पुलिस वालों को कहें कि जी जाके आप दोजानो हो जाएं, माफ़ी मांगें। आईजीज़ को कहा जाए कि वो बिल्कुल डॉटेड लाइन का फिर साइन करके बयान दे दें। तो इससे एक अच्छी, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट तय हुआ है, सेट हुआ है। सही है। अच्छा निज़ामी साहब, एक और ख़बर है इसहाक डार के हवाले से, और इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर उनकी लंदन में तो क्या दुनिया में किसी जगह पे कोई जायदाद नहीं है। यानी न सिर्फ ये कि लंदन में नहीं है बल्कि कहीं पर भी नहीं है, यूएई में भी नहीं है। अच्छा, अब हम तो उस दिन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में अगर उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी बाहर इतनी जायदादें हैं कि वो पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर हैं उसके मुकाबले में। तो ये निज़ामी साहब क्या हुआ? लेकिन अब यही मुसीबत है ना असदुल्ला साहब, शायद उनके नाम को जायदाद ना हो, उनके बेटे कारोबार करते हैं वहाँ यूएई में, उनके नाम होगा सारा कुछ। यकीनन नहीं, बल्कि मेरा गैस वर्क नहीं, मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा, जिसकी बेसिस पे इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि जी मेरे नाम तो कोई जायदाद नहीं है। शायद ऐसा ही हो, लेकिन उनको जो असल इसकी स्पिरिट है उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। वैसे तो ये हो सकता है कि उनके नाम ना हो कुछ, ये तो सियासतदान ऐसे ही करते हैं। फिर अभी ईसीएल का जिक्र कर रहे थे तो मुझे, और इलेक्शन का जिक्र हो रहा है कि शायद खाकान अब्बासी साहब को इजाज़त मिल गई इलेक्शन लड़ने की, और जाहिर है उनको फेवर में ये गया है कि अब वो पुरसुकून होकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन एक इसी तरह के मसले से दो चार जो है, इलेक्शन से तो पहले भी उनको मना नहीं किया था। नहीं मना नहीं किया था ऑब्वियसली, लेकिन वो ये है कि अब जरा पुरसुकून होकर, एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये था कि शायद खाकान अब्बासी साहब अब पुरसुकून होकर इलेक्शन लड़े, कोई तलवार उनके ऊपर नहीं लटक रही। लेकिन इनके बरक्स साद रफ़ीक साहब जो हैं उनका भी इलेक्शन है, और अब वो उन पर ईसीएल में जाने की भी तलवार लटक रही है, बल्कि नाम भी एक दफ़ा तो खबरें चली भी कि वो उनको ईसीएल में डाल दिया गया है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं ईसीएल में नहीं डाला गया अभी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी और ईसीएल में डाले जाने के इम्कानात मौजूद हैं। तो साद रफ़ीक साहब को बहरहाल चैलेंज पेश है इलेक्शन तक जी, वो भी इलेक्शन के बाद ही होगा जो कुछ होगा। मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन से पहले ऐसा किया जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ये तो हुमायूं अख्तर साहब को जितवाने की एक साजिश होगी ना, अगर ऐसे हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा किया जाएगा, क्योंकि इट विल बी टू बिलेटेड। अच्छा, ये लेकिन वो चूँकि आशियाना कंपनी केस का मामला बड़ा आजकल सरगर्म चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी नैब की हिरासत में है, तो इनका केस भी उसी से मुंसलिक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी कहा जाता है कि पैरागॉन की प्रॉक्सी कंपनी है जिसको ओन करते हैं। नहीं, मैं तो, आप तो बड़ी लीगल बात कर रहे हैं ना, मैं लीगल बात नहीं कर रहा, मैं सियासी बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से कि ये अगर इस ज़िमनी इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगी अगर आपने ख्वाजा साद रफ़ीक को, जिनके इमरान खान साहब के मुकाबले में बहुत कम वोट का फ़र्क था, एक नैरेटिव ये 100 वोटों का फ़र्क था, जी, उसलिए ज़रा मुझे ज़रा बईद इसक़यास लगता है कि उनको, लेकिन आपको पता ही है कि नैब जो है वो कुछ भी कर सकती है, यू कांट से 100% विथ श्योरिटी, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि नैब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसको ये परवाह नहीं है कि बाकी दुनिया में या बाकी पाकिस्तान में क्या हालात हैं, तो फिर हो भी सकता है। एक नैरेटिव जो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने और PMLN के दीगर लोगों ने लिया है, वो ये कह रहे हैं कि ये चूँकि 4 वोटों पर कायम हुकूमत है और 12 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये अपने नंबर्स को बेहतर करने की कोशिश में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं
ताकि उनका वो जो प्रेशर है कि सिर्फ 4 वोट हैं और एक छोटी जमात 6-7 सीटों वाली जमात जो है वो उनको ब्लैकमेल कर सकती है, उसके प्रेशर से निकलने के लिए वो 12 सीटों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें तो आपको उस तरह से मुकम्मल तौर पर हकीकत नज़र नहीं आती ना निज़ामी साहब? नहीं, देखें बात यह है कि ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं है जी। सियासी जमात है PTI, उनको पूरा हासिल है कि वो अपने एडवांटेज मैक्सिमाइज करें, और ये भी हमें मालूम है कि उनकी मेजॉरिटी बड़ी कम है, तो वो क्यों नहीं कोशिश करेंगे कि उनको उनके कैंडिडेट जीते। लेकिन वो उसके लिए अंडर हैंड टैक्टिक्स ही यूज़ करने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि खान साहब खुद कह चुके हैं कि भाई हम वापडा और सुई गैस और इस तरीके से नहीं करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि कैंडिडेट अपने अपनी इलेक्शन खुद लड़ें, हुकूमत की बैसाखियाँ इस्तेमाल करने की कोशिश ना करने या हुकूमती इदारों की, ये तो उन्होंने कहा। लेकिन बाकी तो ये हक हासिल है उनको, PTI को भी, PMLN को भी, PPP को भी, सब सियासी जमातों को, कि वो अपना पूरा दाव लगाएं हर इलेक्शन में। ठीक है। अच्छा, एक और ख़बर है निज़ामी साहब, अभी हम IMF के हवाले से बात कर रहे थे, और दूसरी खबर यह कि एशियाई तरक्याती बैंक जो है उसने पाकिस्तान को $7.1 अरब फ्राहम करने का ऐलान किया है, जो कि अगले 3 साल में फ्राहम किए जाएंगे मरहलावार। और उन्होंने जो है वो 100 रोज़ा प्लान जो है हुकूमत का, नई हुकूमत है, उसको भी सराहा है। तो ये कैसी एक रिलीफ होगा गवर्नमेंट के लिए, उस गवर्नमेंट के लिए कि जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर में है? हाँ, ये रिलीफ है, लेकिन ये प्रोजेक्ट रेटेड वो है एशियन डेवलपमेंट जो था, जैसे कि उसका नाम है, ये तरक्याती मंसूबे हैं, उनके लिए दिया गया, इनका जिक्र भी किया गया उन्होंने बीच में। इससे जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो दूसरी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप समझें कि $7.1 अरब जो है 3 साल में आ जाएगा, तो इससे आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे को फौरी यानी जो आपके रिजर्व्स हैं उस पर कोई मुस्बत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है और ये पिछले अगले 3 साल में होगी। वो IMF वाला मामला बिल्कुल वहीं का वहीं रहता है जहाँ पे आ जाओ। और अब आपके ख्याल में IMF में जाने का जो इशारा दिया गया है, तो ये तकरीबन तय है कि गवर्नमेंट IMF में जा रही है। और इस पर निज़ामी साहब आप खुद भी अपनी राय का इज़हार कर चुके हैं पहले प्रोग्राम्स में कि हुकूमत को IMF में जाना ही पड़ेगा और उसे जाना भी चाहिए ज़रा हालात को बेहतर करने के लिए। उसकी वजह यह देखें ना, ये IMF में जाना जो है, ख़जाना जो है इतना खाली हो चुका है कि नेगेटिव रिजर्व्स हैं हमारे अपनी तौर पे। आप देख रहे हैं कि आज रुपया और बड़ी बुरी तरह गिर का, तकरीबन 30 रुपये का 130 का होने जा रहा है। रिजर्व का भी ये हाल हो, और स्टॉक एक्सचेंज का बिल्कुल दिवालिया निकल चुका हो। तो आप इसमें जो IMF की 2 चीज़ें, जिस दिन हम IMF प्रोग्राम में जाके IMF हमें ग्रीन लाइट दे देगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो और इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ये होगा कि यार ये इकॉनमी जो है ना, ये संभल गई है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। उसके बाद जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है उसमें भी कोई थोड़ी ढारस बंधेगी, और आप देखिएगा कि स्टॉक एक्सचेंज जितना नीचे गया उतने ऊपर भी चला जाएगा। तो इस मामले में जो ले तो लाल और ये कौम को पूरी बात ना बताना और कहना जी अच्छा यूं भी है पहेलियां भिजवाना, मुझे तो ये हिकमत अमली ना पसंद है, ये ना ही समझ आए कि ये क्यों अख्तियार की गई है, इसका क्या मकसद। राइट सर, ठीक है निज़ामी साहब, एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत के हवाले से और फिर जो 2 डैम्स बनाने की कोशिश और तैयारी हो रही है उसके लिए फ़ंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, कितने फ़ंड्स इकट्ठे हो गए हैं, कितने की ज़रूरत है, फ़ंड्स कैसे आएंगे, और कितनी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी होगी इन डैम्स की, क्या ये इरीगेशन में भी काम आएगा, और साथ ही साथ जो उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ सियासी हलकों के या कुछ एक्सपर्ट्स के, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे शकील दुरानी साहब। आप साबिक चेयरमैन वापडा हैं और साबिक चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के भी। शकील दुरानी साहब से हम बात करेंगे देमेर भाषा डैम के मौजू पर और मोहम्मद डैम के हवाले से भी। पानी की किल्लत का जो मसला पाकिस्तान को दरपेश है और बिजली की कमी का मसला और मुमकिन पैदावार इन डैमों के हवाले से, और इसकी जो फ़ंड्स की फ्राहमी है वो कैसे मुमकिन हो पाएगी, और साथ ही साथ कुछ सियासी हल्के जो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मुसलसल करते रहते हैं, इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात पर भी हम बात करेंगे। शकील दुरानी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शकील साहब वेलकम। ये बताइए कि ये
कहते हैं कि पाकिस्तान 2040 तक वाटर डेफिशिएंट कंट्री हो जाएगा और अभी भी उन 4 मुल्कों में शामिल है जहाँ पानी का सबसे ज़्यादा ज़या होता है। और इस मामले में अब जो डैमर भाषा डैम है, इसकी कम से कम अगर ये तो कहते हैं कि जी अगर सारे पाकिस्तानी बच्चों समेत कंट्रीब्यूट करें डैम फंड में तो 30,000 रुपये दें तो पर फी कास्ट, तो वो तो खैर नहीं हो सकता। शायद ये तो सही है कि फाइनेंसिंग ये चंदे से डैम नहीं बन सकता, लेकिन एक बात तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इशू कम से कम फोकस कर दिया है कि पाकिस्तान जो है कितनी डेस्परेट सिचुएशन में है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो डैमर भाषा डैम है, ये एक तो इससे कितना मदावा होगा, कितने साल में बनेगा और उसके पैसे कहाँ से आएंगे, सबसे बड़ी बात है। जी हाँ, जो दयामीर बाशा डैम है, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 4,500 मेगावाट है और ये साल में 19 अरब यूनिट्स एनर्जी यूनिट्स जनरेट करेगा। और पानी की किल्लत का आपने ज़िक्र किया था, तो पानी की किल्लत तो ज़रूर है, क्योंकि हर साल जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है और तकरीबन 2% ग्रोथ है, विच मीन्स के हर साल 50 लाख एडिशनल लोग पाकिस्तान में हैं। अब ये कब तक हम एग्जिस्टिंग जो हमारा पानी के रिसोर्सेज हैं और जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, ये बिल्कुल पूरा नहीं कर सकेगा आज से 15-20 साल के बाद। ऑलरेडी इसमें मसला तो है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम दयामीर बाशा डैम पे काम शुरू करें, मोमन डैम पे काम शुरू करें, और हमने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। अभी आप देखिए जी कि जुलाई 2010 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने यूनानिमसली सब सूबों ने मिल के दयामीर बाशा डैम को अप्रूव किया। 8 साल हो गए हैं इस पे काम शुरू नहीं हुआ, तो ये दुख की बात है। ये क्यों नहीं हुआ काम शुरू? पहले हमारा ख्याल था कि वर्ल्ड बैंक इसके लिए पैसे देगी। वर्ल्ड बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने प्रेजेंटेशन की थी वर्ल्ड बैंक को 2009-10 में, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर हमारा ख्याल था एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे देगी, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं। लेकिन एक कटता कलामी हो आप, ये इसलिए पैसे नहीं दे रहे थे कि वो कहते थे ये मुतनाज़ प्रोजेक्ट है, भारत कहता था ये मुतनाज़ इलाके में है, जिसको क्लेम करता है गलत तौर पर। जी सर, जो वर्ल्ड बैंक में उन्होंने तो साफ हमें कह दिया था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और हम उनको कहते थे कि किसी किस्म का डिस्प्यूट इसमें नहीं है, ये पानी हमारा है, इंडस रिवर का पानी पाकिस्तान का है। और लेकिन वर्ल्ड बैंक बिल्कुल तैयार नहीं था इस पे बात करने के लिए भी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें इनिशियली काफ़ी होप्स दिए कि वो पैसे दे देंगे इसके लिए, लेकिन चंद साल के बाद उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया। मेरे अपने ख्याल में कि पैसा कोई कंस्टेंट नहीं है, पैसा अवेलेबल है। पैसा अवेलेबल है, वो किस तरह? अच्छा, फिर हमें फंड रेजिंग की क्या ज़रूरत है अगर पैसा अवेलेबल है? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो मोटिवेशन शुरू की है, इससे कौम मोबिलाइज हो गई है और कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं। कौम की मोबिलाइजेशन के अलावा इसका जो सबसे अहम फ़ायदा है ना, वो ये है कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत अब इससे बैक ट्रैक नहीं कर सकेगी। कतला कलामी माफ, इसकी लागत कितनी है गुजरानी साहब? देखिए, ये इन दी टर्म्स ऑफ अभी डॉलर भी ऊपर जा रहा है, उसको मिला के अगर आप कहें तो ये अगर 14 बिलियन डॉलर्स, 14 बिलियन डॉलर्स, वो तकरीबन 1600 अरब रुपए दयामीर बाशा की कॉस्ट है। 2.5 बिलियन डॉलर्स तकरीबन ये 300 अरब रुपए मोमन डैम की कॉस्ट है। तो ये अगर टोटल 1800 अरब या 1900 अरब रुपए बन जाते हैं, लेकिन ये कंस्टेंट है ही नहीं, पैसा सारा अवेलेबल है। जो किस तरह ज़रा बताया ना हमारे नाजरीन को। अच्छा देखिए जी, ये पहले दयामीर बाशा डैम की बात करते हैं। इसका जो सिविल वर्क्स हैं उसकी कीमत है 6 बिलियन डॉलर्स, जो तकरीबन 700 अरब रुपए बनते हैं आजकल। अभी अगर हर साल डेवलपमेंटल बजट से यानी PSDP से 100 बिलियन इसके लिए एयरमार्क करें, विच इज़ 1/7, 1/7 जो PSDP का 750 बिलियन है, 15% भी नहीं दे सकते इसके लिए। तो आसानी से दे सकते हैं, 6 साल में इसका सिविल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जो इसकी E&M कंपोनेंट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट, जिसमें टर्बाइंस और जनरेटर्स, स्विच यार्ड्स वगैरह शामिल हैं,
उसकी कीमत तकरीबन $4 बिलियन है, लेट अस से 500 अरब रुपए। तो ये तो सारी दुनिया तैयार है पैसे देने को। ये यूरोपियन कंपनीज, अभी यूरोप में जितने बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी फैक्ट्रीज भी बंद हैं। ये इसको आप सप्लायर्स क्रेडिट कहते हैं? सप्लायर्स क्रेडिट। ये सन 2009 में और फिर सन 2010 में बाबडा की सीनियर मैनेजमेंट ने बात की थी दुनिया के 5 टॉप इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, एक दफ़ा वियना में, एक दफ़ा फ्रैंकफर्ट में। तो ये कह रहे थे दिस अ माइनर मैटर, ये आपको $4 बिलियन सप्लायर्स क्रेडिट देना कोई मसला ही नहीं है। अभी आप देखें कि अगर आपको ये 7% पे भी मिलता है, लाइबर +4 या 5 मिलता है, तो अगर 7% पे भी इंटरेस्ट पे आप ले लेते हैं तो दियामीर बादशाह डैम का जो फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी जो उसका प्रॉफिट है, वो तकरीबन 12% है। तो आपको तो ऐसे भी फ़ायदा है। तो मनी इज़ नॉट अ कंस्टेंट और इन एनी केस पॉलिटिकल विल। देखिए मैं कह रहा हूँ जी कि पैसा कभी कंस्टेंट नहीं होता ज़िंदगी में, रिजॉल्व और विल ये कंस्टेंट होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली इन द रीसेंट पास्ट ये काम अभी हो गया है, गवर्नमेंट कमिट कर दिया है और जो चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मेरे ख्याल में अभी हुकूमत को भी पीछे नहीं होना चाहिए। आई थिंक वी नीड टू लुक अहेड। जब हमारा वाटर अप्रोप्रिएशन हो चुकी है मुख्तलिफ सूबों की कि सिंध को इतना मिलेगा, पंजाब को इतना मिलेगा, बलूचिस्तान को इतना मिलेगा, KP को इतना मिलेगा, फिर झगड़ा क्या है पानी के हिस्से पर? अभी जो 1991 में वाटर अकॉर्ड हुआ था, ये एक बहुत पॉजिटिव और यूनानिमस अरेंजमेंट थी चारों सूबों की, और उससे जो आइंदा जो स्टोरेज बनेगा उसमें 37% 37% पंजाब के हिस्से में आएगा, 37% सिंध के, 14% KP और 12% बलूचिस्तान। ये जो एडिशनल स्टोरेजेस क्रिएट होंगे जिधर भी हों पाकिस्तान में। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये मसला जो था ये हल हो गया, क्योंकि उससे पहले बड़ी बिखरिंग थी सूबों में, और ये बड़ा अच्छा हो गया कि इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन के इश्यूज़ हैं, हिस्टोरिक यूज़ ऑफ वाटर, लेकिन वो मैं समझता हूँ इतने संगीन नहीं है कि उसको रिजॉल्व ना कर सकें। जो दूसरा सवाल इन्होंने किया था कि समंदर में कितना पानी जाना चाहिए समुंदर में, आई एग्री। जी हाँ, क्योंकि समुंदर में बिलो कोटरी आपको तकरीबन 8.5 मिलियन एकड़ फीट पानी छोड़ना है, कुछ सैलाब के ज़रिए और कुछ एनुअली। तो उस पर भी चारों सूबे आपस में रज़ा हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें भी। हाँ, पानी ज़रूर छोड़ना है, वो ज़ाया नहीं होता, वो आपने जो इंडस का डेल्टा है उसको फीड करना है। शकील साहब, अगर मेहमंद भी इसके बाद मेहमंद डैम भी और ये बन जाता है क्योंकि पॉलिटिकल विल है, इनके बनने के बावजूद ये कंप्लीट भी हो जाते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इंशाल्लाह हो जाएंगे, फिर भी पानी की किल्लत का मसला तो रहता है। पानी की किल्लत का मसला तब तक रहेगा जब तक हमारी आबादी बढ़ रही है 2% एनुअली। बांग्लादेश में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.1 है, ईरान में भी इतना है, हिंदुस्तान में 1.2 है, हमारी 2% से ज़्यादा है। तो अगर आप 4 या 6 डैम भी बना लेंगे, अल्टीमेटली अगर पॉपुलेशन हमने कंट्रोल नहीं किया, पॉपुलेशन प्लानिंग का जो मामला है बड़ा कमज़ोर है हमारे यहाँ। जी हाँ, और ये बाकी जो इस्लामी मुल्क हैं इन्होंने तो उसको बड़ी कामयाबी कमाल किया, बांग्लादेश ने कमाल किया, ईरान ने कमाल किया। मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि वाटर सेक्टर को होना चाहिए पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का हिस्सा, क्योंकि मेन इशू हुआ है उसका। बाकी चीज़ें वी कैन डू, लेकिन जो बच्चे पैदा हो गए हैं दे कांट बी अनबॉर्न। अच्छा शकील साहब, एक और मौजू की तरफ आपको इससे मुंसलिक किया, मैंने कहा जहाँ मज़ीद डैम्स की बात है, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके पहला डैम जो था बना और उसके बाद बाकी वो कालाबाग डैम था, और कालाबाग डैम जो है वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से ज़्यादा जो सूबों के दरमियान जो एक किस्म का अदम इत्तेफाक है, इज़ इट दैट बैड? जी मेरे ख्याल में, बट दिस ओपिनियन पर्सनल टू मी, आज से 20 साल बाद पाकिस्तान के चारों सूबे डिमांड करेंगे कि कालाबाग डैम बनाएं। जब आबादी, डॉक्टर परवेज़ हुसबाई कहते हैं कि 30 साल के बाद ये हमारी आबादी डबल हो जाएगी, 400 मिलियन हो जाएगी, 40 करोड़, तब हमें फेमन, वाटर फेमन और ड्राउट की कंडीशन होंगी,
और तब चारों सूबे कहेंगे कि जल्दी काला बाग बनाओ। काला बाग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये काबल रिवर का पानी स्टोर करता है, जो कि और पाकिस्तान में स्टोर नहीं हो सकता। काला बाग का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये मानसून, नॉर्दर्न मानसून का पानी ये स्टोर कर सकता है, जो कि आजकल स्टोर नहीं हो रहा। आप जानते हैं कि चनाब वगैरह पे तो डैम की कोई साइट ही नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आज से कुछ साल बाद, 15-20 साल बाद, सारा पाकिस्तान डिमांड करेगा कि आप काला बाग बनाएं, क्योंकि काला बाग से बेहतर साइट और काला बाग से बेहतर डैम है भी नहीं। शकील साहब ये बताएं कि ये आपने पूरी तस्वीर खींच दी है एंड आपकी बड़ी नज़र है इस पर और आपने स्टडी किया हुआ है। खान साहब की हुकूमत भी इसमें बड़ा तावन कर रही है, बल्कि अफवाज पाकिस्तान ने भी इसमें चंदा दिया है। एक सिंबॉलिक किया ना, जैसे हमने कहा कि कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या इस सिलसिले में कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली ये इज़ इट ऑन चेयरमैन वापडाज वॉच, या इससे कोई बड़ी अथॉरिटी होनी चाहिए जो डैम की मामलात को एक्सपेडाइट करे? मेरे ख्याल में वापडा का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ठीक है। इन्होंने माजी में वापडा ने 60s-70s में बड़े काम किए हैं, और जनरल मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में तकरीबन 11 वाटर सेक्टर प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, एंड वी मस्ट रिकग्नाइज एंड क्रेडिट देम फॉर दैट। अच्छा, ये जो डैम है, डैमर बादशाह डैम जो है, इसके कोई हाइट के बारे में भी या डिज़ाइन के बारे में भी कोई कंट्रोवर्सी है? कोई कहता है कि जी ये तरबिला की तरफ से पत्थरों से बनना चाहिए, कोई कहता है कंक्रीट में बनना चाहिए। ये तो खैर टेक्निकल इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू नो योर व्यू अबाउट इट। जब कंसल्टेंट्स ने अपनी रिपोर्ट दी थी सन 2008 में, तो जो सारे ऑप्शंस थे उनको स्टडी किया था। अभी दियामीर बादशाह डैम RCC डैम है, रोलर कम्पैक्ट कंक्रीट डैम, रोलर कम्पैक्ट, रोलर से कम्पैक्ट होता है, विच इज़ लाइक सेमी सीमेंटेड, आप समझें। और जो तरबेला डैम है वो अर्थ फिल्ड डैम है, रॉक फिल्ड डैम है। तो उस ज़माने में ये सब ऑप्शन स्टडी किए थे, लेकिन पिछले चंद सालों में बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि दिस इशू नीड्स टू बी रीविजिटेड, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। अभी शम्सुल मुल्क साहब का भी ये ख्याल है कि कंक्रीट फेस्ड रॉक फिल्ड डैम बनना चाहिए, और ये दियामीर बादशाह डैम की जो हाइट है 272 मीटर, ये शायद बहुत ऊंची है उनके ख्याल पे। इसको ज़रा कम कर दें, क्योंकि रिस्क तो ज़रूर हैं। तो मेरे ख्याल में कि प्लानिंग कमीशन को और पावर और वाटर मिनिस्ट्रीज़ को अगर ये सब एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बुला लें और इसको रिविज़िट कर लें कि आया वाकई RCC डैम, क्योंकि RCC डैम जो है काफ़ी पेचीदा है, इस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, और अगर अर्थ फील्ड या रॉक फील्ड डैम बनाएंगे तो उसकी कीमत कोई $1.5 अरब कम भी है। अच्छा। और शायद वो दो साल में पहले कंप्लीट हो जाएगा। सर वक्त ख़त्म हो गया, बस आखिरी सवाल मैं आपसे दुरानी साहब एक करना चाह रहा था, और मेरा सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल है। पाकिस्तान में ये बहुत प्रोपेगेंडा होता रहा है कि यहाँ पर कालाबाग डैम को मुतनाज़ बनाने के लिए रॉ ने फंडिंग की है और भारत से फंडिंग होती रही है। आप चूँकि चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं मुख्तलिफ सूबों के, कभी ऐसी बात आपके इल्म में आई है? और आपके ख्याल में जो कालाबाग डैम का इशू था, क्या इसमें कोई हमसाया मुल्क इन्वॉल्व रहा है इसको मुतनाज़ बनाने में आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। ज़ाहिर है कि कालाबाग हो या दियामीर बादशाह पे आपने देखा है कि हमें वर्ल्ड बैंक ने इतराज़ किया था हिंदुस्तान के कहने पे कि वो कहते थे डिस्प्यूटेड एरिया है। कालाबाग के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना। और कालाबाग में जैसे आपने पहले कहा था कि एक मिसट्रस्ट है। कालाबाग डैम एट फुल एलिवेशन जब उस पर पानी भरा होता है तो वो 915 फुट है अबव सी लेवल। नौशहरा की हाइट 955 फुट है। ये बहुत लोगों ने कहा, लेकिन किसी ने माना नहीं। और जो जनरल फजल राज़िक के ज़माने में मार्किंग की थी वो 1929 फ्लड्स को मार्क किया था। वो तो बिब्लिकल फ्लड था जो 10,000 साल में एक दफ़ा आता है। तो आई डोंट थिंक कोई ऐसे उसके वक्त खत्म हो गया है हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शकील दुरानी साहब, प्रोग्राम में एजुकेटिव आपने बातें कही आज। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो गया। हमने कोशिश की कि दियामीर बादशाह डैम और मोहम्मद डैम के हवाले से
टेक्निकल स्टडी जो है उनकी वो भी आपके सामने रखी है, एक्सपर्ट ओपिनियन उन्होंने अपनी दी है, और कितना पाकिस्तान को इसकी कितनी ज़रूरत है, कितने अरसे में बन सकता है। और सबसे खुशाइंद बात जो उन्होंने की वो ये कि पाकिस्तान में इस डैम के लिए पैसों की फराहमी का मसला नहीं है, ये आसानी से मैनेज हो जाएगा। तो एक उम्मीद की किरण नज़र आती है इन डैमों के हवाले से, और ये तो सिर्फ 2 डैम है, बहुत सारे डैम बनने की ज़रूरत है अगले 30 साल में पाकिस्तान के लिए। क्या आज का प्रोग्राम था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।